be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुआ है। जिस तरीके से मैसिव प्रोटेस्ट ईरान में देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही प्रोटेस्ट, हालांकि उतने बड़े लेवल पे नहीं, बट एक छोटे से लेवल पे हमें इंडिया के अंदर यानी कारगिल रीजन के अंदर, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का हिस्सा है, वहां पे भी देखने को मिल रहे हैं। और ये काफी लोगों के लिए शॉकिंग है, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे ये पहले भी होता रहा है। बट बात यहां पे ये है कि जो मैसिव प्रोटेस्ट ईरान के अंदर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी के अगेंस्ट, उनकी रजीम के अगेंस्ट हो रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ईरान की इकोनॉमी को हैंडल किया है, सारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, और इन प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, शूट टू किल एंड शूट एंड हैंग प्रोटेस्टर्स, इसकी बातें की जा रही है। बट यहां पे कारगिल रीजन के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं इन द सपोर्ट ऑफ अयतुल्ला अली खमीनी, यानी जो अभी प्रेजेंट में ईरान की रजीम है, उसके सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पे बहुत शॉकिंग विजुअल्स भी निकल के आ रहे हैं। लेकिन यह पैटर्न पहले भी देखा गया है। अब मैं आपको थोड़ी देर में वो वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, इमेजेस दिखाऊंगा, जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, एंड देन हम ये भी बात करेंगे कि क्यों हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट, क्या है इसके पीछे रीजन, और इंडिया कहां खड़ा होता है जब मैं बात करता हूं जो ईरान और यूएस के बीच में टेंशंस हो रही हैं। एंड जैसा मैं अपने पहले वीडियोस में भी बताता आया हूं कि किस तरीके से जो यूएस है वो अपनी जड़ें फैलाएगा ईरान के अंदर, और उसके स्टेप्स अब लिए जा भी रहे हैं और लिए जा चुके भी हैं। तो हैव अ लुक एट दिस। अब यहां पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर पहले सोशल मीडिया पे बहुत सारे इमेजेस वायरल हुई, ट्वीट्स वायरल हुई, इवन आप देख सकते हो यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स खड़े हैं, यहां पे इंडिया का फ्लैग और ईरानियन फ्लैग दोनों वेव कर रहे हैं। इवन बहुत हजारों की तादाद में, देखिए कारगिल का रीजन है जहां पे आप देख सकते हैं अयतुल्ला अली खमीनी के सपोर्टर्स ने उनका पोस्टर्स पकड़ रखे हैं। इवन आपको यहाँ पे दो कॉफिन दिख रहे होंगे, एक में जहां पे इजराइल का झंडा है, एक में आपका यूएस का झंडा देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको एक बार के लिए वो वीडियोस दिखाता हूं जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, बट वीडियो से पहले इसको कवर भी किया गया। अब जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, राइट, अब जो आप यहां पे देख रहे हैं, बहुत सारी हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, पोस्टर लगा रखा है, और इनका सिर्फ ये कहना है कि हम सपोर्ट में है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी में। और यही रीजन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्यों इस टाइम पे, जहां पे वहां पे तो एंटी ईरानियन रिजीम प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यहां पे सपोर्ट में चल रहे हैं, मतलब जैसे महिलाएं हों, बच्चे हों, हर एक के हाथ में जो आप सुप्रीम लीडर हैं उनके आप ये देख सकते हैं प्लेकार्ड्स एंड ऑल। और इवन उसके बाद में इसको फिर बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है बहुत सारी मीडिया के अंदर। हालांकि अभी इंडियन मीडिया इसको कवर ज्यादा कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया इसको अभी कम कवर कर रही है, क्योंकि अभी तक रीच उतनी पहुंची नहीं है। और यह है दूसरा वीडियो, बहुत ही मतलब शॉकिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिस तरीके से आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप हैं और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। एक बार मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए गो टू हेल लिखा हुआ है, दोनों के झंडे हैं, कॉफिन्स, एक सिंबॉलिकली इनको परेड करवाई जा रही है। अब होता क्या है कि क्या ये पहली बार ऐसा है, क्या पहली बार हमें इस रीजन में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कारगिल रीजन हो या फिर कुछ कश्मीर वाला रीजन हो? ऐसा नहीं है, हर साल आपको एनुअली कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पे ईरानियन सुप्रीम लीडर के सपोर्ट में ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो लास्ट फ्राइडे होता है रमजान का, तो कारगिल और कश्मीर में आप देखेंगे कंसिस्टेंटली जो इमेजेस हैं ईरानियन सुप्रीम लीडर की या फिर एंटी यूएस इजराइल स्लोगन्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसा इन वीडियोस में भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है यूएस की पॉलिसीज को, इजराइल की पॉलिसीज को भी, वैसा ही आपको रेगुलरली देखने को मिलता है। दूसरा, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर, तब अलग से इस रीजन में जितने भी शिया लोग थे उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया जहां पे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे वॉशिंगटन के स्टेप को, जिसमें कि उन्होंने सैंक्शंस लगाए। और तीसरी बात आती है जब यूनाइटेड स्टेट्स ने मारा था ईरानियन जनरल कसेम सोलेमानी को, क्योंकि इस टाइम पे जो 2020 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने ड्रोन स्ट्राइक की थी जिसमें जनरल कसेम सोलेमानी मारे गए थे, उस टाइम पे भी हैवी प्रोटेस्ट देखने को मिले थे यूएस के खिलाफ एज वेल एज इजराइल के खिलाफ भी, जिस तरीके से ये हुआ था। तो हमेशा से लगातार जो भी ऐसे किस्से होते रहे हैं, जैसे कसेम सोलेमानी को मारना हो या फिर उसके बाद में नॉर्मली सैंक्शंस लगाना हो, तो हमेशा ये ईरानियन जो रिजीम है उसके साथ खड़े हुए पाए गए हैं। और बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज दैट ऑल्सो मैटर्स टू मी। लेकिन मैंने कहा था ना कि नैरेटिव कितना इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार मुझे लोग ये कहते हैं कि सर ये तो बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है, किसी इन्फ्लुएंसर ने दिया है या फिर किसी इंडिविजुअल ने दिया है, हम उस पर ध्यान क्यों दें। देखिए, अगर आज कोई सोशल मीडिया पे है तो उसका ट्वीट कब वायरल होगा पता नहीं, उसका वीडियो कब वायरल होगा पता नहीं, वो क्या सोच रखेगा पता नहीं, किसको टारगेट कर रहा है पता नहीं। लेकिन अगर आपने उस नैरेटिव को चैलेंज नहीं किया, अब इंडिया और चाइना के रिश्ते इतने अच्छे बनते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बात आई सक्सगाम वैली की, तो हमने आके उसको बताया कि सक्सगाम वैली हमारा पार्ट है। अब आपके रिश्ते की तरफ, और मैंने पहले अपने वीडियो में कहा था, आप उठा के देख लीजिएगा, मैंने पहले वीडियो में कहा था
आप चाइना पे इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है इंडिया और चाइना एक राइजिंग पावर हैं, दोनों के आपको इकोनॉमिक रिश्ते, डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधर रहे हैं और ये पॉसिबिलिटी होगी ही होगी, लेकिन जब तक इंडिया और चाइना एक साथ आके नहीं बैठ सकते टेबल में या ट्रस्ट नहीं कर सकते, जब तक आपके बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व हो जाते, और ये नहीं होते हैं, ये चलते ही रहते हैं। आप पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, आप चाइना के साथ देख लीजिए, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर काफ़ी लोग ये बोलते हैं सर वॉर क्यों नहीं करवा देते। वॉर अगर आज के टाइम पे होगी, क्यों चाइना अवॉइड कर रहा है वॉर को, या फिर हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं वॉर को, क्योंकि ये हमें बहुत साल पीछे ले आएगी। और उन सोल्जर्स का सोचिए जो वीरगति प्राप्त करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप बात करते हैं इन सारी चीज़ों की, वो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, और बाउंड्री डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। और इसीलिए मैंने कहा था जिस भी नेशन के साथ में आपके बाउंड्री डिस्प्यूट होंगे, आप देख लीजिएगा वो रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो ये पैटर्न्स आपको नोटिस करने होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो नैरेटिव चल रहा था ना ईरान के अंदर, कि ईरान के सुप्रीम लीडर ये कहते हैं कि ये यूएस और इजराइल की वजह से हो रहा है, यूएस और इजराइल जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, और जो यूरोपियन ताकतें हैं वो भी यूएस और इजराइल के साथ मिली हुई है, जिससे कि दिखाया जा सके कि कितने बड़े लेवल पे मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। और इवन ईरान ने यही नैरेटिव बताया, यही बताया कि ये सारी पावर्स हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है, बट रियलिटी में भी है, आपको देखने को मिल रहा है। काफी टाइम से जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम प्लान्ड है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, और मैंने पहले वीडियो में बताया। तो यही रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिला जब यूएस और इजराइल के जो एक प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए एक सिंबॉलिकली कॉफिन बनाए जाते हैं, उनके परेड निकाली जाती है, और फिर गो टू हेल कहा जाता है। लेकिन बात यहां पे कुछ और भी है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का स्टैंड नहीं है, ये कारगिल में जो शिया मेजोरिटी के लोग हैं या जो भी लोग सपोर्ट करते हैं ईरानियन रिजीम को, उनका स्टैंड है। आप इसको इंडियन फॉरेन पॉलिसी से या इंडिया के स्टैंड से आप प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब कारगिल में आपको मेजोरिटी पॉपुलेशन शिया मुस्लिम देखने को मिलेगी, और ईरान के जो लीडर हैं वो भी शिया हैं। पहला चीज तो यह है, तो ये रिलीजियस सॉलिडारिटी है, मतलब रिलीजियस एंगल पे जो आप एक दूसरे के साथ खड़े हो वो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो ज्यादातर कम्युनिटी के लोग हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर को एक पॉलिटिकल फिगर नहीं मानते हैं, इनको ये एक मर्जा मानते हैं, जो कि की रिलीजियस अथॉरिटी होता है और प्रोटेक्टर होता है जितने भी ग्लोबल लेवल पे शिया पॉपुलेशन या शिया इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रख रही है। इसीलिए आपको सॉलिडारिटी में ये देखने को मिल रहा है, और इसकी रूट्स पुरानी है। 1979 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था, जब उस टाइम पे जो मोनार्की थी ईरान के अंदर उसको उखाड़ के, जो कि प्रो यूएस थी, उसको उखाड़ के फिर उसके बाद में ईरानियन रिवॉल्यूशन के तहत ये आते हैं, जो अयतुल्लाह अली खमीनी है, उसके टाइम पे अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं ईरान के अंदर। एंड देन वहीं से इनको इस तरीके से देखा जाता है कि एक तो ये शिया को रिवाइव करेंगे, जो शिया इंटरेस्ट है उनको आगे बढ़ाएंगे, एंड साथ साथ में ये जो इंपेरियलिज्म देखने को मिलता है ना यूएस और इजराइल की तरफ से, जहां पे वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं, उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो ये खड़ा होगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि वहीं से जो भी इनके क्लरिक्स होते हैं या जो इनके एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या नेटवर्क्स होते हैं, उसकी वजह से आज भी इन्फ्लुएंस हमें इन रीजन्स में देखने को मिलता है। लेकिन अगेन मैं कहता हूं ना, ऐसे प्रोटेस्ट की वजह से होता क्या है कि परसेप्शन बनता है बाहरी दुनिया में कि इंडिया भी इनको सपोर्ट कर रहा है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको यह भी देखना है कि अब इंडियन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप अपने एक्सप्रेशन व्यक्त कर रहे हो, दैट इज फाइन। बट एक तो ये प्रोटेस्ट वायलेंट कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब पूरा का पूरा असेसमेंट करना चाहिए इस एक्टिविटी का, और मॉनिटरिंग बढ़ा देनी चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट व्हाट वी कैन से दैट अल्टीमेट स्टेप वी नीड टू टेक इन दिस सिनेरियो। और इसीलिए आप देखिए इंडिया के लिए इतना डिफिकल्टी से होता है कि एक तो चाबार पोर्ट है, फिर हमारी ईरान के साथ एनर्जी सिक्योरिटी है, इजराइल के साथ में डिफेंस और टेक्नोलॉजी है, यूएसए के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोड है। तो ये जो टाइट रोप है ना, इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए इंडिया ने साफ साफ इस सिचुएशन में एडवाइजरी इशू कर दी है कि आप जल्दी से जल्दी ईरान को छोड़िए, किसी भी तरीके से छोड़ सकते हैं, लीव ईरान एज सुन एज पॉसिबल, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या पिलग्रिम्स हो, बिजनेस पर्सन हो या कोई भी टूरिस्ट हो, उन सबको बोला गया है जो भी आपके पास में ट्रांसपोर्ट के अवेलेबल साधन है आप उनसे निकलिए, चाहे से कमर्शियल फ्लाइट्स का भी इस्तेमाल करना हो। और इवन इन्होंने कहा है कि जो लोग, अगर हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी को शेयर भी कर सकते हो अगर बताना है तो। और इवन अगर कोई नेशनल कनेक्टेड नहीं है तो वो एमईए की साइट पे जाके वो कनेक्ट कर सकता है, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए अगर उसको बाहर आना है तो। और सिर्फ इंडिया नहीं, अब तो सारे देशों ने, मतलब कनाडा, पाकिस्तान, नेपाल, इवन आप देखेंगे यूएस, इन सब ने एडवाइजरी इशू कर दी है कि ना तो आपको ईरान को ट्रेवल करना है, और अगर आप ईरान के अंदर हैं तो आप ईरान को छोड़ दीजिए। और इसीलिए अटकलें लग रही हैं कि क्या अब कोई ऐसा मिलिट्री ऑप्शन फाइंड आउट या मिलिट्री ऑप्शन
यूएस देख रही है जिससे कि ईरान की जो रिजीम है उसको चेंज किया जाए, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे स्टेप्स बनते हैं। धीरे धीरे पहले क्या होगा, पहले डिप्लोमेसी से बात होती है। डिप्लोमेसी से इसलिए बात की जाती है, पहला स्टेप डिप्लोमेसी होता है, दूसरा लिमिटेड स्ट्राइक्स और तीसरा ग्राउंड इन्वेजन। अब डिप्लोमेसी इसलिए कही जाती है कि पब्लिक परसेप्शन और इंटरनेशनल वर्ल्ड में या ग्लोबल वर्ल्ड में जो परसेप्शन जा रहा है, जो इमेज जा रही है, मान लीजिए आपने डिप्लोमेसी करी नहीं, आपने ईरानियन रिजीम से बात नहीं करी, आपने ना कोई कोशिश करी, ना अथॉरिटीज के साथ में बात करके बोला कि ये प्रोटेस्ट रुक जाने चाहिए, ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया, एंड देन डायरेक्टली आप मिलिट्री स्ट्राइक कर देते हो या कोई ऑपरेशन चला देते हो, तो आपके ऊपर ज्यादा सवाल होते हैं। इसलिए धीरे धीरे प्रेशर बनाया जाता है, राइट। और इसीलिए पहले सैंक्शंस लगाए, सैंक्शंस के बाद में डिप्लोमेसी खेली कि हाँ मैं अभी ईरानियन अथॉरिटीज के कॉन्टैक्ट में हूं, और फिर उसके बाद में जब इन्होंने बोला कि हेल्प इज ऑन द वे, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि अब मैंने ईरानियन अथॉरिटीज के साथ में बात बंद कर दी, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई थी। अब क्या हुआ है, अब इस डिप्लोमेसी का जो मैं बात बोल रहा था, अब जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो डिप्लोमेटिक चैनल भी सस्पेंड कर दिए गए हैं अमेरिका और ईरान के बीच में। तो मैंने कहा था ना, पहले डिप्लोमेसी, और ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश होती है कि हाँ दोनों ने कोशिश करी है, कि हम दोनों ने बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन हम एक मुद्दे पे नहीं आ पा रहे, टॉपिक पे नहीं आ पा रहे। लेकिन ये बहुत ही स्मार्टली यूएस प्लान कर रहा है, और इसके बारे में अभी एक पेपर भी छपा था जो मैं गो थ्रू कर रहा था रिसर्च के दौरान। तो एक पेपर छपा था 2009 के अंदर कि हमें तेहरान के अंदर कैसे रिजीम चेंज करनी है और हम क्या क्या स्टेप लेते हुए नजर आएंगे। यूएस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा छापा गया था। तो उसमें साफ साफ पहली बात बोली गई कि पहले तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। जो आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले बोला कि जो ईरान की न्यूक्लियर डील है उससे बाहर निकलो, और बाहर निकलने के बाद में उनके पास में ये ऑप्शन होगा कि आप सैंक्शन लगा सकते हैं। सैंक्शन लगा दिया, धीरे धीरे इकोनॉमी को क्रिपल किया, फिर अभी एक और सैंक्शन लगा दिया कि भाई ईरान के साथ आप डील करोगे तो 25%। अब पहले सैंक्शन लगाए जिससे प्रेशराइज किया जाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन सैंक्शंस के बोझ के तले ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी, ईरान की इकोनॉमी नीचे गिरने लगी, उनका रियाल नीचे गिरने लगा, लोगों को प्रॉब्लम आई, लोगों को फेस होने लगा। अब लोग कहां जाएंगे, वो इकोनॉमिक प्रेशर जो बाहर से क्रिएट किया जा रहा था या फिर जो अंदर हुआ, वो लोग कहां जाएंगे, वो लोग जाएंगे और चैलेंज करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर को। और एट द एंड क्या गोल है यूएस का गोल यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हटा देना है। और फिर उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शंस को इन्होंने फाइंड आउट किया कि भाई हम इन्वेजन करेंगे, कि एयर स्ट्राइक्स करेंगे, कि या फिर इजराइल को अलाउ करेंगे, ऐसा कोशिश करने की कोशिश की गई है। अब ऑप्शन जो है ना, अब जो ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं इसके बाद में, तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप मिलिट्री स्ट्राइक्स कर दो। अब जिस तरीके से सारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने की बात की जा रही है, सैंक्शंस लगा दिए गए, डिप्लोमेटिक चैनल है, तो अब मेरे को लगता है कि कोई साइकोलॉजिकल या फिर कोई हिडन ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब इसमें बात ये हो सकती है कि कोई ईरानियन मिलिट्री या फिर जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक किया जाए, उनके जो वेपन के वेयर हाउसेस हैं उनको अटैक किया जाए, या फिर सीनियर लीडर्स की किलिंग हो। अब इससे पहले भी मुझे ऐसा लगता है कि और प्रेशर इसलिए बिल्डअप किया जाएगा। अगेन मैं दिन वाले वीडियो में मैंने बनाया था और मैंने कहा था कि अभी मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है, बट यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आई डोंट थिंक सो कि 3-4 दिनों में कुछ ऐसा होगा। मिलिट्री इन्वेजन तो आप भूल ही जाइए कि भाई बूट्स ग्राउंड पे आ जाएंगे और वहां पे अटैक करेंगे, वो हैंडल करेंगे, वहां पे फिर ईरान जो है उनका अपर हैंड ज्यादा होगा। हालांकि अगर कुछ हो सकता है तो आपको मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स देखने को मिल सकती हैं, वो भी इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री साइट्स पे भी। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि कैसे ना कैसे प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाए कि जो मिलिट्री है वो भी इनके सपोर्ट में आ जाए, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और आप देखेंगे वेसल्स भी जो है मूव इन करने लग गए हैं इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर। फिर कल मैंने आपको बताया था कैसे यूएस ने डिप्लॉय कर दिए F-35 बॉम्बर्स और टैंकर्स अपने अल उदीद एयरबेस पे कतर पे। इवन जो 50,000 ट्रुप्स हैं उनको स्टेशन कर लिया गया है, काफ़ी पर्सनल्स को यहाँ से बोल दिया गया है कि आप लीव कर दीजिए, और काफ़ी पर्सनल को रिप्लेस कर दिया गया है जो ट्रुप्स हैं उनके द्वारा। तो ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो बहुत रिस्कियर ऑप्शन है और उसके चांसेस हैं मतलब ना के बराबर हैं बिल्कुल। आपको अगर मैं बताऊं तो कि ग्राउंड पे जाके और फोर्सेस, क्योंकि एक तो बहुत लंबा ट्रैवल है, फिर ईरान की ज्योग्राफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जब आपको ग्राउंड इन्वेजन के बारे में सोचना होता है तो। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि एक तो अराउंड 8 से 9 मिलियन इंडियन इस रीजन के अंदर रह रहे हैं, और अगर मिडल ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है तो इनकी सेफ्टी पे भी सवाल खड़ा हो जाएगा। दूसरा, हमारी 60% इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी नीड है वो खतरे में आ जाएगी, और उसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। और तीसरा है कि इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे अगर यूएस मिलिट्री या यूएस एयर स्ट्राइक्स करती है ईरान के अंदर तो क्या स्टैंड लेना है। ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, यूएस के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, वहां पे उस टाइट रोप पे खड़े होके क्या आप स्टेप लोगे, वो तो अब देखने वाली बात है। क्योंकि इवन वेनेजुला वाले इंसिडेंट पे भी इंडिया का कुछ खास रिस्पांस आया नहीं था, बट उन्होंने ये कहा था कि वेनेजुला के लोग खुश रहें और हेल्दी रहें और हैप्पी रहें, वैसी हमें ट्रांजिशन करनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से था। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर,
जय हिंद, जय भारत।